अब देखो, अब ले रहे आगे रेडियो एक्टिव डीके। ये आप लोगों ने सुना तो होगा ही कि हैवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम वगैरह है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। सुना होगा ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसमें से रेडिएशन निकलते हैं। उसमें से क्या निकलते हैं? रेडिएशन, जो अपने लिए हार्मफुल है। ठीक है, इसलिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि यूरेनियम जैसे एलिमेंट, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, एक्टिनियम, जो हेवी एलिमेंट्स है उसमें से स्पॉन्टेनियसली, अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, स्पॉन्टेनियसली अपने आप इमिट होते हैं। उस फिनोमिनन को बोलेंगे रेडियो एक्टिव डीके। होता क्या है वो समझते हैं। कल ही या इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ग्रेटर है, बहुत ज्यादा है, जैसे आयरन में था, तो न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस, द न्यूक्लियस इज लेस स्टेबल। तो जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है, अगर आप लोगों ने देखा होगा पिछले इसमें, तो अपन ने लिमिट बताया था 50 टू 80 के बीच में, वो प्लेटो रीजन जैसा था जहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम थी और पीक था उसका आयरन का Fe56। ठीक है, उसके बाद आगे और इससे कम और 80 से आगे अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, उससे आगे 50 और 80 मास नंबर से आगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस। 50 से कम है या 80 से ज्यादा है, तो अपन वही बोल रहे हैं कि जिनका मास नंबर ये मास नंबर है। ठीक है, ग्राफ याद ही होगा, ऐसे बनाया था आपने, अभी तो रफ ही बनाया। तो ये प्लेटो रीजन था, मास नंबर 50 से 80 के बीच में। इसके इधर भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होगी और इसके इधर भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होगी। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रहा तो न्यूक्लियस विल बी लेस स्टेबल। अगर लेस स्टेबल है तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स इमिट होंगे, जिनके बारे में अभी अपन देखेंगे। कुछ पार्टिकल्स वो इमिट करेंगे और उनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज होगा। पार्टिकल इमिट हो रहे तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज होगा, कैसे वो भी देखेंगे। तो पार्टिकल इमिट होगा और उनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज होगा, एंड बाय इमिटिंग दीज पार्टिकल्स दे बिकम या दे विल ट्राई टू स्टेबलाइज द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। फिर से समझिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 50 से 80 के बीच में मैक्सिमम थी, पीक यहां पे था। मास नंबर अगर 50 से कम है या 80 से ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अब अपन ले रहे एलिमेंट, हेवी एलिमेंट्स whose mass number is greater than 82। यूरेनियम तक जाएंगे, सपोज यूरेनियम का है 235। ठीक है, नाउ जब ऐसे एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और उसमें न्यूक्लियस जो है वो भी बहुत ज्यादा है, कंजेस्टेड है एकदम न्यूक्लियस के अंदर, तो वो पार्टिकल अनस्टेबल है, या सॉरी वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है, एंड दैट अनस्टेबल न्यूक्लियस will emit some particles, will emit some particles, they will emit some particles. After emission of these particles, their mass number and atomic number may change, due to which they will try to acquire stability, तो वो stability की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। This phenomenon of emission of particles to achieve stability is called radioactive decay या radioactivity। It was discovered by Henry Becquerel। हेनरी बैक्वेरेल ने ये डिस्कवर किया था। तो ये भी एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन था, रेडियोएक्टिविटी इन्वेंट करना, ये सोच के उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं किया था। ठीक है, तो ये याद रखो एक बार फिर से। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है। इसके आगे अगर मास नंबर गया या इससे कम होगा तो न्यूक्लियस क्या हो जाती है? अनस्टेबल। अपन बात कर रहे हैं हैवी न्यूक्लियस के बारे में। हैवी न्यूक्लियस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हैवी न्यूक्लियस में, उतनी ही न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक ही जगह में कंजेस्टेड है।
जैसे यूरेनियम में 235 न्यूट्रॉन्स और प्लस प्रोटॉन्स एक जगह में कंजेस्टेड है। इमेजिन करो आप लोग एक रूम में जहां 10 ही लोग आ सकते हैं, वहां आप लोगों ने 50 लोग कर दिए, डेफिनेटली अनस्टेबल हो जाएंगे, आप वहां एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो ठीक है, तो ये न्यूक्लियस भी वहां एडजस्ट नहीं हो पा रहे, इट इज अनस्टेबल। तो वो क्या करेंगे, कुछ पार्टिकल्स इमिट करेंगे जिससे उनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो अब देखेंगे। मास नंबर एटॉमिक नंबर चेंज होने की वजह से दे विल ट्राई टू एक्वायर स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस या दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डीके या रेडियो एक्टिविटी एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्वेल। बैक्वेल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। ठीक है, अब वो क्या कर रहे थे, यूरेनियम सॉल्ट का स्टडी कर रहे थे। टेक्स्ट बुक में नहीं है, जस्ट बता रहा, याद रखना। यूरेनियम सॉल्ट, यूरेनियम सॉल्ट का स्टडी कर रहे थे। हुआ क्या, अब तक मालूम नहीं था रेडिएशन निकलते, ठीक है, जैसे एक्सरे इन्वेंट हुए तो एक्सरे भी मालूम नहीं था हार्मफुल है बॉडी के लिए, पर वो रॉन्जेट स्टडी करते रहे तो उसी की वजह से बीमार उनको बहुत ज्यादा स्किन के प्रॉब्लम्स वगैरह हुई, उसी की वजह से उनकी डेथ भी हुई। तो बैक्वेल को भी और मैरी क्यूरी हस्बैंड वाइफ, जिन्होंने बैक्वेल का जो ये स्टडी था रेडियो एक्टिविटी का उसको आगे बढ़ाया, उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो उनके भी डेथ ये बोलो या फिर उनके भी बीमार होने का रीजन रेडिएशन ही है, पर तब मालूम नहीं था कि ये रेडिएशन हार्मफुल है। तो बैक्वेल अपना यूरेनियम सॉल्ट का स्टडी कर रहे थे, उसमें से रेडिएशन डेफिनेटली निकल रहे होंगे, तो ये इनविजिबल रेडिएशन रहते तो मालूम नहीं था तब कि उसमें से रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है, तो यूरेनियम सॉल्ट का स्टडी कर रहे थे। समझो स्टडी करना हो गया, उन्होंने एक पैकेट में बांध के ड्रॉवर में रख दिया। अब ड्रॉवर में हुआ क्या, एक फोटोग्राफिक प्लेट थी। पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बड़े बड़े कैमरे रहते थे, मूवीज में देखा होगा। फिर वो इंसान यहाँ पे एक पर्दा रहता था, उसके पीछे जाता था और सामने यहाँ पे फोटो खींचते थे। तो एक इतनी बड़ी प्लेट आती थी, जैसे रोल आते थे पहले, इतना बड़ा प्लेट आता था। शटर नीचे किया, लाइट अंदर गई, फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट डाला, बस खत्म। एक इतना बड़ा प्लेट रहता था, एक फोटो प्लेट। फिर दूसरा फोटो लेना है तो दूसरी प्लेट लगाओ। कुछ लोगों ने शायद रोल अगर देखा होगा, वो उसका छोटा वर्जन था, मिनी वर्जन, यानी ऐसे छोटे छोटे। ये तो खैर आजकल बंद ही हो गया, शायद तुम लोगों ने देखा भी नहीं होगा। पेरेंट्स को पूछना, कैमरा आते थे क्या रोल वाले, तो उसमें यहाँ बड़ी फोटोग्राफिक प्लेट यूज होती थी इतनी, यहाँ इतने छोटे छोटे फोटोग्राफिक प्लेट यूज होते थे, बस इतना फर्क था। तो उन्होंने क्या किया, जब वो स्टडी कर रहे थे यूरेनियम सॉल्ट का, फिर उन्होंने स्टडी हो गया, पैकेट बांध के उस ड्रॉवर में रख दिया। तो उस ड्रॉवर में पहले से फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी थी जो यूज नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, अब एक दो दिन बाद जब उन्होंने वो फोटोग्राफिक प्लेट वापस निकाला तो उन्होंने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्टेड है। फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्ट कब होती, जैसे अब ये पूरा पैक है, जब यहाँ का शटर खोलेंगे, यहाँ से लाइट अंदर जाएगी, लाइट उस फोटोग्राफिक प्लेट पे केमिकल रिएक्शन करेगी और वहां फोटो बन जाएगी। अब वो फोटोग्राफिक प्लेट को अगर बचाना है लाइट से, तो पूरा ब्लैक पेपर में रैप करके रखते, उसको ब्लैक पेपर में पूरा लपेट के रखा था उन्होंने, जाड़े ब्लैक पेपर में, ताकि भाई कभी फोटो खींचना है तो यूज करेंगे तो करेंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्टेड है। उन्होंने सोचा यार मैंने तो बांध के रखा है काले पेपर में, लाइट अंदर नहीं जा सकती, फिर मेरी फोटोग्राफिक प्लेट यूज कैसे हुई, खराब कैसे हुई, कौन से रेडिएशन गिरे उसके ऊपर। तब उन्होंने देखा कि उन्होंने यूरेनियम सॉल्ट वहीं रखा था। तो उन्होंने उस पर से ये कंक्लूजन निकाला कि यूरेनियम में से कुछ ऐसे रेडिएशन निकले जो विजिबल नहीं है। अरे विजिबल होते तो पहले ही नहीं दिख जाते। ठीक है, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ऐसे कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ऐसे कुछ रेडिएशन निकल रहे हैं जो विजिबल नहीं है। ठीक है, और हाईली पेनिट्रेटिंग है, मोटा कागज था ब्लैक कलर का, उसके अंदर भी पेनिट्रेट करके फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंच गए। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि वो विजिबल नहीं है और हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन निकल रहा है इसमें से, यूरेनियम सॉल्ट से। वो था रेडियोएक्टिव डीके। 3 टाइप के रेडिएशन निकलते, वो भी देखते। ये कहानी है, जस्ट याद रखना। बैक्वेल यूरेनियम सॉल्ट का स्टडी कर रहे थे। यूरेनियम सॉल्ट का स्टडी करने के बाद उन्होंने वो पैकेट एक ड्रॉवर में रख दिया, जहां फोटोग्राफिक प्लेट थी अच्छे से कवर्ड करके रखी थी कि भाई कभी कभी यूज करेंगे।
फिर उन्होंने जब वो फोटोग्राफिक प्लेट निकाली, उसके ऊपर का काला पेपर हटाया ताकि उस तक लाइट नहीं पहुंचे, फिर भी उन्होंने देखा कि वहां तक लाइट पहुंची हुई है। लाइट बोलने से अच्छा बोलेंगे रेडिएशन पहुंचे हुए, ताकि क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्टेड थी, उस पे स्पॉट्स आ गए थे, कुछ केमिकल चेंजेस हो गए थे जो लाइट की वजह से होने चाहिए थे, पर वो तो ब्लैक पेपर में थे, फिर भी उस तक कोई ना कोई रेडिएशन पहुंचे होंगे जिन्होंने उसको अफेक्ट किया है। तो उन्होंने फिर यूरेनियम सॉल्ट के साथ स्टडी किया और 3 टाइप के अलग अलग रेडिएशन पता चला। तो याद रखो, यूरेनियम में से इनविजिबल और हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस निकलते, ये बैक्टेरियल ने स्टडी किया था। 3 टाइप के रेडिएशन, वो तीनों टाइप के रेडिएशन है। तो याद रखना, हेवी एलिमेंट जिनका मास नंबर अप्रोक्सीमेटली 82 से ज्यादा है, यूरेनियम में हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, उनकी न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो वो कुछ पार्टिकल्स इमिट करेंगे, अनस्टेबल न्यूक्लियस कुछ पार्टिकल इमिट करेंगे जिससे उनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज होगा, ड्यू टू व्हिच दे विल ट्राई टू एक्वायर स्टेबिलिटी, दे विल ट्राई टू एक्वायर स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखो, ये है समझो इनिशियली अपन एक्स ए जेड लिखते हैं, वही है, तो अभी ए जेड मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि वो चेंज होने वाला है। ये है पैरेंट न्यूक्लियस, पैरेंट न्यूक्लियस, पैरेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बेसिक है। अब इसमें से रेडिएशन निकलेंगे, डीके होगा इसमें से, तो इस न्यूक्लियस को पैरेंट न्यूक्लियस बोलेंगे, याद रखना। फिर ये कुछ तो भी डीके होगा, कोई तो भी एक पार्टिकल का डीके होगा, 3 टाइप के रेडिएशन है, तीनों में से कोई तो भी एक डीके हुआ। अब नई न्यूक्लियस मिलेगी जिसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, चेंज, और ये इससे ज्यादा स्टेबल रहेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी तरह स्टेबल हो जाएगी और रेडिएशन बंद हो जाएंगे, नहीं, पर इससे ज्यादा स्टेबल रहेंगी और इसमें से भी कुछ और पार्टिकल्स निकलेंगे, धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस। ये याद रखना, पैरेंट न्यूक्लियस बोलूं तो जिसमें से रेडिएशन हमें इनिशियली निकलने वाले हैं, और डॉटर न्यूक्लियस बोलूं तो रेडिएशन निकलने के बाद जो न्यूक्लियस बची जिसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या हो गया, चेंज, एंड इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू पैरेंट न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस, सन न्यूक्लियस क्यों नहीं दिया हुआ, डॉटर ज्यादा स्टेबल रहते, इसीलिए शायद बॉयज तो ठीक है, अनस्टेबल ही है, तो मे बी इसलिए शायद सन न्यूक्लियस नहीं नाम दिया, डॉटर न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, तो ये याद रखना, इनिशियल जो न्यूक्लियस है इट इज कॉल्ड पैरेंट न्यूक्लियस, और डीके होने के बाद जो न्यूक्लियस मिलेंगे जिसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज हुआ है डीके के बाद, ठीक है, कोई तो भी पार्टिकल इमिट होंगे, कौन से पार्टिकल है वो देखने वाले अपन, तो उस नए एलिमेंट को चेंज हो जाएगा, इट इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस एंड इट इज मोर स्टेबल। तो ये थोड़ा सा देख लो फिर आगे चलते। ठीक है, तो ये याद रखना, इनिशियल जो न्यूक्लियस है वो पैरेंट न्यूक्लियस, रेडिएशन निकल के बाद या डीके होने के बाद जो नई न्यूक्लियस मिलेंगी जिसमें मास नंबर या एटॉमिक नंबर में भी चेंज हो, दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया छोटा सा बता, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, 3 टाइप के रेडिएशन उन्होंने कैसे डिटरमाइन किए। बेटा इनके प्रॉपर्टीज अल्फा बीटा गैमा के जो रेडिएशन निकलने वाले हैं उनको बोलते हैं अल्फा बीटा एंड गैमा। एबीसीडी जैसे अपन नाम देते कि इनिशियली कुछ मालूम नहीं रहा तो नाम दे दिया ए बी सी या एक्स वाई जेड, वैसे उन्होंने 3 रेडिएशन को नाम दे दिया अल्फा बीटा गैमा, ऐसे 3 नाम दिए। ठीक है, अल्फा बीटा गैमा, फिर बाद में स्टडी हुआ तो डिटेल में पता चला। तो अपने को क्या है, प्रॉपर्टीज दिए नहीं है अल्फा बीटा गैमा के, सिर्फ क्या हो रहा उतना बताया। मैं प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा तो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगी, पर जो कॉम्पिटिटिव के लिए नीट या जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये पूरा चैप्टर ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी में पूरा नीट और जेईई का कवर हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को उतना पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट ऐसा था,
एक कंटेनर पूरा पैक। अब इसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखेंगे, यूरेनियम या थोरियम या पोलोनियम, एक्टिनियम, लीड बॉक्स में। तो वो लीड बॉक्स को पेनिट्रेट करके इधर से बाहर नहीं आ पाएंगे। यहां लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। और यहां रखेंगे फोटोग्राफिक प्लेट, क्योंकि अपने को पता है अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। क्या रखा है यहाँ पे? फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। डेफिनेटली आप लोगों को पता नहीं है, पहले कैमरास में रोल यूज होते थे, आजकल तो आप मेमोरी कार्ड या फोन में ही सब काम चला लेते हैं, पर पहले कैमरास में रोल आते थे। घर पे होगा लगाना पड़ा या देखना, तो वही फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है, बड़ी साइज की। तो फोटोग्राफिक प्लेट रखे यहाँ पे, और ये रेडिएशन जो निकलेंगे यहाँ से इस कैविटी में से, वो फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो जब उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट निकाला वहां से बाहर, तो उनको 3 अलग अलग स्पॉट मिले उसमें। बता दें यहीं पे एक सीधा मिला यहाँ पे बिना किसी डेविएशन के, एक पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ रेडिएशन जो थोड़ा दूर भी था, और एक निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ जो थोड़ा पास में था। तो ये वो डिफ्लेक्शन है जो स्ट्रेट चले गए, मतलब जो रेडिएशन है वो जो स्ट्रेट चले गए। ये वो रेडिएशन है जो निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, सॉरी पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, और ये रेडिएशन किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुए? नेगेटिव की तरफ। अब देखो, जो पॉजिटिव की तरफ निगलेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब उन पे कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव। जो निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब उस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और जो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा चले गए, दे आर न्यूट्रल, या बोलेंगे दे हैव नो चार्ज। ये पहला कंक्लूजन था फोटोग्राफिक प्लेट पर से। तो उन्होंने जब रेडिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया और फोटोग्राफिक प्लेट पे जब वो रेडिएशन गिरे, तो उनको 3 अलग अलग स्पॉट मिले। एक सीधा मिला, एक पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्टेड मिला, और एक निगेटिव की तरफ डिफ्लेक्टेड मिला, निगेटिव प्लेट की तरफ। तो जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, डेफिनेटली मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज है। जो निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, डेफिनेटली उस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे नो चार्ज। इसका डिस्टेंस कम है, मतलब ये थोड़ा हैवी होगा पार्टिकल जो कम डिफ्लेक्ट हुआ। ये ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा मास में कम होगा, ठीक है। इनिशियली कुछ मालूम नहीं था, तो इसको नाम दिया अल्फा, इसको नाम दिया बीटा, और इस रेडिएशन को नाम दिया गैमा। एक्स वाई जेड, वैसे अल्फा बीटा गैमा। और अब अपन देखेंगे कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, और गैमा क्या है। अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है, दे आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, 2-4 न्यूक्लियस बोल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज है। बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। जब बाद में और स्टडी हुआ तो पता चला कि पॉजिटिव चार्ज जो अल्फा नाम दिया था, अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। जिनको बीटा पार्टिकल नाम दिया था, दे आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। एंड जिनको गैमा नाम दिया था, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन से वेव्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसीलिए उन पे कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था। अब तीनों पार्टिकल का थोड़ा सा ले लेते, इनके प्रॉपर्टीज नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा, तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। तो ये याद रखना, ये निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, मतलब उन पे पॉजिटिव चार्ज है। डिफ्लेक्शन कम है, मतलब वो हैवी है। तो बाद में स्टडी करने के बाद पता चला दे आर हीलियम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नहीं है, हीलियम न्यूक्लियस का 2 पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए रेडिएशन, इसका मतलब उन पे नेगेटिव चार्ज है। डिफ्लेक्शन इससे ज्यादा है, मतलब मास कम है। बाद में पता चला कि बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। और जो सीधा निकल गए, बाद में पता चला वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो पार्टिकल नहीं है। जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थे, या अपन बोल सकते हैं फोटॉन थे। एनर्जी एक्चुअली फोटॉन, वो भी बोल सकते हैं। तो ऐसे 3 है, इनका डिटेल में आप देखते, प्रॉपर्टीज नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर बोलो या न्यूक्लियस में क्या चेंज होगा वो बता रहे हैं। देखिए, तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया बैक्टीरियल में, और पता चले 3 रेडिएशन, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ठीक है, इसके आगे चल रहे हैं। और ये याद रखना, फिर से बोल रहा, ये स्पॉन्टेनियस इमिशन है कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम में से कौन से रेडिएशन कब निकलेंगे वो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। स्पॉन्टेनियस इमिशन है, हाईली पेनिट्रेटिंग है,
और इनविजिबल रेडिएशन, ठीक है। और ये अपने लिए हार्मफुल है, ठीक है। बॉम्ब के बारे में सुना ही होगा, हिरोशिमा नागासाकी पे जो गिरे थे, उसमें रेडिएशन ने ज्यादा इफेक्ट किया, हीट तो जनरेट हुई थी, पर बाद में कई सालों तक जो इफेक्ट था रेडिएशन का वो था, अभी भी है। इवन कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं दे आर बोर्न विद सम डिसेबिलिटीज, क्योंकि ये जो रेडिएशन है वो अपनी जीन्स पे, ओए पहनने वाली जीन्स नहीं, बॉडी वाले जीन्स, उस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं उस पर, ठीक है। देखते आगे लेते, तीनों अलग अलग स्टडी करेंगे अब हम ले रहे हैं पहले अल्फा डीके। अल्फा का सिंबल भी निकाल सकते हैं आप लोग ऐसा। एक चीज याद रखना, ये जो थे मैंने अभी बताया एक्सपेरिमेंट में नहीं है, किसकी तरफ रिफ्लेक्ट हुए थे, निगेटिव प्लेट की तरफ, मतलब इन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फिर बाद में फर्दर स्टडी जब किया तो पता चला इट इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, यानी हीलियम न्यूक्लियस जैसे ही है, जितना ही मास और उतना ही चार्ज, यानी He2 4++, यानी जब ये किसी न्यूक्लियस में से इमिट होगा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से इमिट होगा, तो क्या इमिट हो रहा है, 2 प्रोटॉन, ये है Z और ये मास नंबर माइनस करो तो 2 न्यूट्रॉन। याद रखना, किसी ने ऐसे पूछा तो याद रखो, एक हीलियम न्यूक्लियस निकल रहा किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस में से, हीलियम न्यूक्लियस हो रहा है, हीलियम पार्टिकल, हीलियम में और लिखे अल्फा पार्टिकल निकल रहा, मतलब हीलियम न्यूक्लियस निकल रही, यानी कितने प्रोटॉन निकलेंगे, 2 और 2 न्यूट्रॉन, ये इसमें, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, याद रखना, ठीक है। तो जिनका मास नंबर 210 से ज्यादा है, देखो मैं फिर से बता रहा, एक रूम जहां सिर्फ 10 लोग खड़े हो सकते हैं, अगर आप उस रूम में 50 लोग भर देंगे तो डेफिनेटली पूरा अनस्टेबल हो जाएगा वो रूम। वैसे ही यहां होगा कि 210 न्यूक्लियॉन्स है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 210, जो जगह में जैसे बोल रहा 10 लोगों की जगह 50 लोग भर रहे, वैसे ही यहां कि बहुत सारे प्रोटॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं। अब प्रोटॉन इतने ज्यादा है कि उनका रिपल्शन अब न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम कर सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को भी अपने साथ बाउंड करके रख रहा है, जो कि रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। कम प्रोटॉन है चल जाएगा, बट यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस में, जैसे यूरेनियम है 235, अप्रोक्सीमेटली 92 प्रोटॉन्स है उसमें, तो ये प्रोटॉन्स पूरा एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, तो इतना ज्यादा रिपल्शन फोर्स हो जाएगा उनके बीच में कि जो फोर्स उनको बाइंड करके रखा न्यूक्लियर फोर्स में भी वो उसको ओवरकम कर रहे, क्या करेंगे, ओवरकम। और न्यूक्लियस में से कुछ रेडिएशन निकलेंगे और वो रेडिएशन अभी क्या रहेंगे, अल्फा पार्टिकल्स। तो समझो X क्या था, पैरेंट न्यूक्लियस को डिनोट कर रहे AZ से, उसमें से निकले अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल निकला मतलब क्या निकल गया, He24, अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है, He24 प्लस की साइन दे, अल्फा पार्टिकल निकला मतलब क्या निकला, हीलियम न्यूक्लियस, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कम हो गए। तो अब इसमें नई जो डॉटर न्यूक्लियस मिलेगी उसमें मास नंबर डिक्रीज होगा 2 से, सॉरी एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा 2 से और मास नंबर डिक्रीज होगा 4 से। ये देखो, ये 2 इसमें ऐड करो Z मिल जाएगा, ये 4 इसमें ऐड करो A मिल जाएगा, 4 न्यूक्लियॉन चले गए टोटल, तो A-4, 2 प्रोटॉन गए 2 न्यूट्रॉन गए, तो 2 प्रोटॉन गए Z, तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियस बदल गई, ये कुछ और है ये कुछ और, पीरियोडिक टेबल में शिफ्ट हो गए, लेफ्ट में शिफ्ट हुए 2 प्लेस, ठीक है। एग्जांपल लेंगे इसका, तो ये है वो अरेंजमेंट। तो ये है पैरेंट न्यूक्लियस, ये है डॉटर न्यूक्लियस, जिसमें से क्या हुआ है, अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। फिर से बोल रहा, जिनका मास नंबर, जिन न्यूक्लियस का मास नंबर
ग्रेटर देन 210 है, वहां पे बहुत सारे प्रोटॉन छोटी सी जगह में है। अब न्यूक्लियर फोर्स उनको रोक के रख रही, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, उनके बीच में का रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो कुछ पार्टिकल इमिट करेंगे। तो यहाँ इमिट हुआ क्या? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। अब डेफिनेटली अगर मास नंबर कम हुआ है, थोड़े से स्टेबल हो गए वो। देखिए एग्जांपल ले लीजिए, बिस्मथ 21283, ठीक है, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला, मतलब ये निकला He24++, ठीक है। तो नया रन करने की जरूरत नहीं है, एक एग्जांपल है, याद रखो थेलियम Tl, जो भी नाम होगा देख लेने एक बार। 4 और 2 निकल गए। अब 83 - 2 करेंगे तो यहाँ बचेगा 81, और 212 - 4 करेंगे तो 208, ये बचा। ये हो गई वो रिएक्शन। एक एग्जांपल ये याद है, देखो तो याद रखना, जब एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा तो मास नंबर कितने से कम हो रहा? 4 से, और एटॉमिक नंबर कितने से कम हो रहा? 2 से। पर ये याद रखना 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं इन शॉर्ट टोटल में से। तो 4 टोटल कम हो गए और 2 प्रोटॉन कम हो गए। तो याद रखना, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, when an alpha particle is emitted from the nucleus, mass number decreases by 4 and atomic number decreases by 2। नई न्यूक्लियस मिल गई। ये है पैरेंट न्यूक्लियस, ये है डॉटर न्यूक्लियस। देखिए अब पहले 83 था, अब सॉरी ये 212 था, अब 208, यानी थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़े पीक में। ये ऐसा था ना ग्राफ में, ये आयरन और इधर से इधर गए समझो, तो डेफिनेटली बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई है? इंक्रीज। पर इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। अब ये भी कुछ रेडिएशन इमिट करेंगे और वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये याद रखना फिर से, A ग्रेटर देन 210, यानी जिनका मास नंबर 210 से ज्यादा है, वहां बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक जगह में बाइंडेड है। तो होता ये कि न्यूक्लियर फोर्स उन प्रोटॉन के रिपल्शन को अब कंट्रोल नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स, और कुछ रेडिएशन इमिट होंगे। यहाँ कौन सा रेडिएशन इमिट हुआ है? अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस। थोड़े से प्रोटॉन थोड़े से न्यूट्रॉन कम हुए, न्यूक्लियस थोड़ी सी स्टेबल हो। ये नहीं बोल रहे कि ये पूरी तरह स्टेबल हो गई। अब इसमें से और रेडिएशन निकलेंगे और स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। देखिए ठीक है, तो ये मिटा दे थोड़ा सा। इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे अपन बाद में, टेक्स्ट बुक में नहीं है अभी, तो टेक्स्ट बुक में जितना ले रहे हैं प्रॉपर्टीज में अलग से नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव वालों ने याद रखना है, और जो कॉम्पिटिटिव नहीं ले रहे उन्होंने भी ये देखना है एक बार, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, वरना समझ में नहीं आएगा। तो ये मिटा देते हैं, ये ठीक है ना। देखो इन दोनों का या इन दोनों का अगर मैं मास ऐड करूं और इसका अकेले का मास लूं, तो मास में फर्क आएगा। जैसे मास डिफेक्ट पहले लिया था कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ ईच इंडिविजुअल न्यूक्लियन इन फ्री स्टेट। उसी तरह यहाँ पे 2 बन गया अलग अलग। अब इन दोनों का मास अगर ऐड करेंगे और इसका मास देखेंगे तो दोनों के मास में डिफरेंस है। दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। एक बार लगे तो वो वापस से निकाल के देखो। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों का मास इसके मास से थोड़ा सा कम रहेगा, वैसे ही यहां पे मास डिफेक्ट कर ले रहे। मास ऑफ कौन सा न्यूक्लियस? पैरेंट न्यूक्लियस mx माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, और उसमें इसका मास ऐड कर रहे हैं
हीलियम न्यूक्लियस, या H लिख सकते खाली। इन दोनों का ये जो मास डिफरेंस है वो कन्वर्ट होगा एनर्जी में, इसीलिए इसको कर रहे हैं मास इफेक्ट बोला। देख लो एक बार, उसमें भी ऐसा ही फॉर्मूला था, E = mc²। तो याद रखो, जो प्रोडक्ट या जो फाइनल दो प्रोडक्ट मिले अपने को, ये डॉटर न्यूक्लियस और ये अल्फा पार्टिकल, इन दोनों का मास अगर ऐड करेंगे तो इसके मास से कम मिलेगा, स्लाइटली कम मिलेगा। तो मास इन दोनों का इससे स्लाइटली कम है, तो वो मास गया था, तो वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, इनकी काइनेटिक एनर्जी में। दे विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड काइनेटिक एनर्जी, और हीट भी जनरेट होगी। तो यहाँ पे साथ में लिखना नहीं है पर याद रखना, एनर्जी भी जनरेट होगी, काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स के लिए, और हीट भी जनरेट होगी। तो ये है मास डिफरेंस। इसका मास इन दोनों से थोड़ा सा ज्यादा है सम से, तो -my मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये या अल्फा पार्टिकल कर दो, हीलियम न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल भी लिख सकते हैं। ये मास डिफरेंस कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, E = mc²। दिस वैल्यू इज कॉल्ड Q वैल्यू, इसको Q वैल्यू बोलते हैं। देखिए तो ये हो गया अपना अल्फा टी के, तो इसकी प्रॉपर्टीज अपन बाद में लेंगे तीनों पार्टिकल हो जाने के बाद। देख लो एक बार, तो याद रखना, जो दो न्यूक्लियस या जो दो प्रोडक्ट मिले अपने को, ये डॉटर न्यूक्लियस और ये अल्फा पार्टिकल, इन दोनों का मास अगर ऐड करेंगे तो इट इज स्लाइटली लेस देन द पैरेंट न्यूक्लियस। इन दोनों न्यूक्लियस का मास पैरेंट न्यूक्लियस से कम है। दैट मास डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, या मास इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं Q वैल्यू, mc²। तो मास का डिफरेंस और ये इनटू c², E = mc², ये वाला रिलेशन यूज किया है। तो मास डिफरेंस, इसका मास ज्यादा है, इन दोनों का मास ऐड करेंगे तो उससे कम है। दिस मास डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की, और थोड़ी हीट भी जनरेट होगी। तो हीट छोड़ दो एक बार, काइनेटिक एनर्जी पे फोकस करो। हीट लेंगे फ्यूजन रिएक्शन या फ्यूजन रिएक्शन में। तो देखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर बताया है। तो जो एनर्जी लिबरेट हुई है इज कॉल्ड Q वैल्यू। तो याद रखना, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट मिले हैं इनका टोटल मास इज स्लाइटली लेस देन द मास ऑफ पैरेंट न्यूक्लियस। दैट मास डिफरेंस, देखो ये इसका मास और इन दोनों का मास ऐड कर दिया, थोड़ा सा कम है इन दोनों का मास। प्रोडक्ट का सम ले लेंगे तो उन दोनों का जो मास है वो पैरेंट न्यूक्लियस से कम है। दैट मास डिफरेंस, मास इफेक्ट या मास डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास इफेक्ट मत बोलो, मास डिफरेंस ही बोलो। दैट मास डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दैट वैल्यू इज कॉल्ड Q वैल्यू। तो इसका मास ज्यादा है mx, इन दोनों का मास ऐड करो उससे कम है, ये माइनस कर दिया। my यानी कौन सी न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा भी लिख सकते हैं या हीलियम, दोनों में से कुछ भी एक लिखो, ये और इनटू c²। देखो तो ये हो गया अल्फा टी के। देख लो एक बार, उसके बाद नेक्स्ट लेते बीटा टी के। अब है देखो बीटा डीके। नो व्हाट इज बीटा डीके, अभी बताया था बीटा डीके हो रहा है या बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है। बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं अंदर से। अच्छा ध्यान रखो, न्यूक्लियस में फिर से बोल रहा, सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी नहीं है, और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। बट अपन जनरली वही तो स्टडी करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हायर इसमें अगर आप गए तो और भी न्यूक्लियर पार्टिकल्स अलग अलग कैटेगरीज में, पायोन्स, मेसॉन, हाइपरॉन, लेप्टॉन्स, मियॉन्स, इसमें वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो अभी अपन देख रहे हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा, यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसा नहीं कि सर्कुलर ऑर्बिट में जो घूम रहा वही इलेक्ट्रॉन है, जो उसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर, सेम चार्ज एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम मास, तो उसको भी इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या अंदर ध्यान रखना, एक न्यूट्रॉन, अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा एक प्रोटॉन, जिसपे प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूट्रॉन था न्यूट्रल, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके साथ में क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं,
पहले न्यूट्रॉन देखो, जैसे एक एग्जांपल बता रहा, पहले मान लो मास नंबर है 20 और एटॉमिक नंबर है 11 सपोज, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 9, तो इन दोनों की अगर एडिशन कर देंगे तो कितना होना चाहिए 20 है बराबर 20। अब यहां क्या हो रहा, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा एक प्रोटॉन में, ठीक है, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया, तो न्यूट्रॉन अब कितने बचे नए 8, प्रोटॉन कितने हो गए एक ज्यादा यानी 12, मास नंबर उतना का उतना ही है, ये प्रोटॉन बाहर इमिट नहीं होगा, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, पर इमिट क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, बीटा पार्टिकल इमिट हो गया। तो देखो पहले मान लो 11 प्रोटॉन्स थे, 9 न्यूट्रॉन्स थे, टोटल न्यूक्लियॉन्स या टोटल मास नंबर था 20, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, यानी एक न्यूट्रॉन कम हो गया 8, वो कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, यानी एक प्रोटॉन बढ़ गया, कितने हो गए 12, पहले भी टोटल 20 थी, अभी भी टोटल 20 है, मास नंबर चेंज नहीं हुआ है, बट अगर ध्यान से देखेंगे तो एटॉमिक नंबर कितने से इंक्रीज हुआ है 1 से, तो ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो ये है पैरेंट न्यूक्लियस ए जेड, इसमें से बीटा पार्टिकल इमिट हुआ, मतलब क्या इमिट हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो नई डॉटर न्यूक्लियस में मास नंबर तो सेम ही रखेंगे देखो, बट एटॉमिक नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे, यानी Z+1। अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, देखो न्यूट्रॉन अंदर था, प्रोटॉन भी अंदर है, बट इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो इलेक्ट्रॉन मूव होगा। अब एक ही अगर पार्टिकल मूव हो रहा तो उसका मोमेंटम और उसकी एनर्जी कंजर्व कैसे रहेंगी, जैसे अपन ने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल इधर अपोजिट में, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यहां कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही पार्टिकल इमिट हो रहा है, तो साथ में इमिट होता एक और सब एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर का पार्टिकल, एंड दैट इज एंटी न्यूट्रिनो, ये याद रखना, एंटी न्यूट्रिनो इमिट होगा, मास निग्लिजिबल है पर ये साथ में इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, याद रखना, इस पे कोई चार्ज नहीं है और मास निग्लिजिबल है, तो मास 0 काउंट करो, बट एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व करेंगे, मास निग्लिजिबल है, पर दोनों, इसका भी मास तो बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है, पर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो ये भी अपोजिट में एनर्जी से मूव होगा। सन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं या दूसरे किसी स्टार में जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, वहां से भी रेडिएशन मिल रहा है, हीट और लाइट मिल रही है अपने को, और वो न्यूक्लियर रिएक्शन ही है, तो वहां पे भी रिएक्शन हो रही होगी समझो, तो वहां से भी अपने को जो रेडिएशन मिलते हैं उसमें भी एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनोज है, तो ये जो है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, दे आर बाउंडेड विद वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, फिर से बोल रहा, दो टाइप के न्यूक्लियर फोर्सेस थे, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाउंड करती, और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स जो इसको बाउंड करती न्यूक्लियस के अंदर। अब इसके साथ ये इमिट होगा, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा, दोनों इमिट होंगे, तो जो सन से भी रेडिएशन मिलते हैं या दूसरे स्टार्स से भी रेडिएशन मिलते हैं उनमें भी न्यूट्रिनो है, और याद रखना दे आर नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक फोर्सेस का इफेक्ट है इसमें समझो। तो ये सन में जो सेंटर में न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं वहां से ये अनअफेक्टेड बाहर आ जाते हैं और अपने अर्थ तक पहुंचते हैं। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेटेड है, इसके बाद लेंगे पॉजिट्रॉन, उसके साथ न्यूट्रिनो रिलेटेड है, वो भी बता था। तो ये इसके साथ ये निकलेगा, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व है, एक पार्टिकल निकला ये तो अंदर ही रह गया, ये निकला तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व नहीं है, तो साथ में ये भी पार्टिकल निकलेंगे न्यूक्लियस में से। तो इसका भी एक एग्जांपल बता दें, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या है वो भी बता सकते हैं। इसका एग्जांपल ले लें पहले, कोबाल्ट ले लो, सिक्सटी 27, तो यहां मिलेगा Ni, तो ये 60 वैसे के वैसे रखो, मास नंबर, एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर दो 28 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस साथ में एंटी न्यूट्रिनो। अच्छा, ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो बहुत काम आते हैं जो रिएक्शन न्यूक्लियस या सॉरी सेंटर में हो रही सन के या दूसरे स्टार के,
वहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहुंचेंगे उनको तो भी टाइम लगेगा, सेंटर से सरफेस, फिर सरफेस से अर्थ तक आने में, पर ये अनअफेक्टेड अर्थ तक पहुंच जाते हैं। तो इनको डिटेक्ट करके भी सन के सेंटर का स्टडी किया है लोगों ने। तो ये भी पार्टिकल न्यूक्लियस में से निकलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो। तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है एंटी न्यूट्रिनो, और याद रखना ये और ये यूनिट साथ में होंगे तो लीनियर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो ये याद रखो। एक और बताता हूं, वो देखो, रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। देखो देख लो एक बार पहले, फिर रिवर्स करें। तो रिवर्स को बोलेंगे बीटा प्लस डीके। रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल कि एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा एक न्यूट्रॉन में। अभी यहाँ एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, अब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल, पर साथ में फिर इमिट होगा एक पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट। यानी इलेक्ट्रॉन के जितना ही मास है बट चार्ज उसके अपोजिट में है, इट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। ये भी न्यूक्लियस के अंदर है पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिट्रॉन, सेम मास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बट अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन नेचर। तो प्रोटॉन अंदर था, न्यूट्रॉन भी अंदर है, इमिट किया हुआ है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन मूव होगा, लीनियर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व नहीं रहेंगी अगर अकेला पार्टिकल है तो साथ में इसके रिलेटेड इमिट होगा न्यूट्रिनो। तो क्या इमिट होगा? न्यूट्रिनो। अब ध्यान देना, प्रोटॉन एक कम हुआ है, ठीक है, तो फिर से वही एग्जांपल ले लेते। समझो मास नंबर है 20, ये मास नंबर 20, प्रोटॉन से 11, न्यूट्रॉन से 9, टोटल है 20। अब एक प्रोटॉन कम हो गया तो यहां आ जाएगा 10, एक न्यूट्रॉन बढ़ गया यहां हो जाएगा 10, 9 से एक बढ़ा दो, +1 कर दो, और ये -1, तो ये हो गया टोटल 20। तो पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, मास नंबर सेम है, बट एटॉमिक नंबर 1 से कम हो गया। एटॉमिक नंबर 1 से कम हो गया क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो गया। तो यहाँ 1 से इंक्रीज कर रहे थे, वहां 1 से डिक्रीज करेंगे। तो देखो, और ये याद रखना कि सिंगल प्रोटॉन अगर है, सिंगल प्रोटॉन जैसे हाइड्रोजन न्यूक्लियस सिर्फ प्रोटॉन है, तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, प्रोटॉन का मास कम है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कम मास ज्यादा मास में कन्वर्ट हो गया? इसके लिए तो एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी न्यूक्लियस में के जो बाकी पार्टिकल्स है या बाकी न्यूक्लियर एनर्जी है वो सप्लाई करेंगे। तो याद रखना, आइसोलेटेड प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये तभी पॉसिबल है जब अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है जो इसके लिए एनर्जी, इस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सिंगल प्रोटॉन कभी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऐसे न्यूक्लियस में ही होगा जहां बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसमें जो एनर्जी चाहिए वो बचे हुए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स या न्यूक्लियस की एनर्जी देंगे, ठीक है। तो ये याद रखो। तो ये बीटा डीके है जिसमें इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा, ये बीटा प्लस डीके, बीई प्लस यानी पॉजिट्रॉन। याद रखना पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही उस पे है, जितना मास इसका है उतना ही इसका है, बट चार्ज का नेचर अपोजिट है। यहाँ 1.6 × 10⁻⁻19 है पर नेगेटिव, यहाँ वही है पॉजिटिव, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सोडियम का एग्जांपल ले लेते, 2211। ये नहीं लिख रहे अभी डायरेक्ट, ये वाली रिएक्शन लिखने का है। तो Na नियॉन मिलेगा, 22 मास नंबर हुई, पर ये 1 से कम कर दो 10, जैसे यहाँ 1 से बढ़ाया था यहाँ 1 से कम कर दिया, 10 साथ में इमिट होगा पॉजिट्रॉन और साथ में न्यूट्रिनो, और यहाँ पे प्लस एंटी न्यूट्रिनो लिखना है। अगर इसके लिए भी चाहे तो रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं, A Z पॉजिट्रॉन इमिट हुआ तो डॉटर न्यूक्लियस में Z -1 1 से कम, और A अभी पता है क्यों कम हो रहा,
मास नंबर उतना ही है पर एटॉमिक नंबर यानी एक प्रोटॉन कम हो गया, न्यूट्रॉन बढ़ गया, ये तो सेम ही रहेगा, एक प्रोटॉन कम हो गया प्लस न्यूट्रिनो। तो ये याद रखना बीटा डीके एंड बीटा प्लस डीके। न्यूट्रिनो पॉजिट्रॉन से रिलेटेड है और एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन से। तो सन से भी अपने को न्यूट्रिनो मिल रहे हैं, स्टार से जो रेडिएशन आ रहा है उसमें भी न्यूट्रिनो है। याद रखना न्यूट्रिनो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस या ग्रेविटेशनल फोर्स से अफेक्ट होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अफेक्ट नहीं होंगे वो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी उन पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट, जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट, वैसे एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो भी एक दूसरे के अपोजिट है। देखो एक थर्ड बचा है गैमा डीके। कंटिन्यू कर ही लेते थोड़ा सा, गैमा का लगे तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, ठीक है। ध्यान दो ये हटा बीटा प्लस डीके, जैसे इसके पहले वाले में बोला था क्यू वैल्यू के लिए, वैसे यहाँ पे भी कंसीडर करने वाला है वैसे गैमा डीके, और इन सब के प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो याद रखना न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो किससे रिलेटेड है, एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रिनो पॉजिट्रॉन से रिलेटेड है। माइनस है तो एंटी न्यूट्रिनो, वहां ई प्लस है पॉजिट्रॉन है तो न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो आर इमिटेड such that the energy and momentum is conserved। अब ध्यान दो यहाँ पे भी एनर्जी लिबरेट होगी, पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी लिबरेट होगी। इन दोनों का मास, इसका तो मास निग्लिजिबल है, छोड़ दो, जीरो कंसीडर करो। इन दोनों का मास अगर मैं ऐड करूं और इसका मास देखूं पेरेंट न्यूक्लियस का, तो इन दोनों के मास में डिफरेंस है, कम है एज कंपेयर टू दिस, दैट मास डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो इसका मास ज्यादा है, वही लिखेंगे mx माइनस इन दोनों का मास ऐड कर देंगे, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो मास डिफरेंस है, दिस मास डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वही फॉर्मूला ले रहे हैं, E is equals to mc² and this value is called Q value। This value is called Q value। तो याद रखो जो प्रोडक्ट मिला है उनका मास अगर ऐड करेंगे तो इट इज स्लाइटली लेस देन द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। इन दोनों के मास का सम करेंगे, जो प्रोडक्ट मिले हैं इसका तो मास निग्लिजिबल है, जीरो समझो। इन दोनों का मास अगर ऐड करेंगे, प्रोडक्ट जो मिला है वो ये डॉटर न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का मास ऐड करो और जो पेरेंट न्यूक्लियस का मास है वो देखो, तो मास ऑफ प्रोडक्ट, sum of the mass of the product is slightly less than the mass of parent nucleus। That mass difference is converted into energy, वो इन particles को मिलेंगी and they move in different direction। E is equals to mc², ये mass difference into c²। This will give Q value of beta dk। देखो एक बार, तो अपना बचा है अल्फा डीके और इनकी प्रॉपर्टीज में बताऊंगा, वो आप लोगों ने नोट डाउन करना है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, कॉम्पिटिटिव के लिए याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉपर्टीज भी अपन कंटिन्यू करेंगे। देख लो एक बार, क्लियर नहीं होगा तो फिर से देखो। ये है मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस और इन प्रोडक्ट का मास सम कर लो, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इट इज फाउंड दैट देयर sum of the masses is slightly less than the mass of the parent nucleus। That mass difference is converted into energy। ये लिया है और ये Q है। फोकस चला गया है, देख लो एक बार फिर से, नोट डाउन करो। गैमा डीके और इन तीनों के प्रॉपर्टीज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।